सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस क्लास में। आई वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू दिस क्लास ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ MA सेमेस्टर थर्ड। In my last lecture, if you remember, I had been discussing with you about the territory of the state, about the territory of a state. राज्य के क्षेत्र के विषय में या राज्य के प्रदेश के विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, और इस संदर्भ में हमने आपसे बात किया था कि राज्य का क्षेत्र क्या होता है और साथ साथ राज्य के क्षेत्र को लेकर कुछ अपवाद भी माने गए हैं। व्हाट इज़ द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, एंड what are the exceptions to the territory of a state. All these issues had been discussed in my previous lecture. आज उसी के आगे कुछ और बात करना है, और जो बात करना है वो ये है, अब यानी राज्य के क्षेत्र के बारे में जब बात करते हैं तो राज्य के क्षेत्र में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, कह देना ये तो कहना सरल है कि राज्य के क्षेत्र, एक राज्य क्या है, राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स विच मेक अप अ स्टेट। तो हम जानते हैं, कल भी हमने बताया था, उसमें जनसंख्या है, उसमें भूप्रदेश है, उसमें सरकार है और संप्रभुता है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी है। तो लेकिन जब हम कहते हैं इसमें भूप्रदेश है या प्रदेश है, जनसंख्या के बाद हमने बताया कि उसमें प्रदेश भी है, टेरिटरी भी है, या भूप्रदेश है, टेरिटरी है। तो जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं टेरिटरी, तो टेरिटरी में क्या क्या आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट विल कम अंडर द टेरिटरी दैट इज सिचुएटेड इन अ स्टेट। तो एक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से, एक राज्य के क्षेत्र में या राज्य के भूप्रदेश में जो जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में हमको जानना चाहिए। पहली बात तो जब हम राज्य के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट अर्थात राज्य की कुछ सीमा भी होती है। राज्य की कुछ सीमा होगी, अर्थात जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। अगर राज्य का कुछ भूप्रदेश है, और भूप्रदेश होएगा ही, टेरिटरी है, तो टेरिटरी की कुछ सीमाएं भी होंगी। अ टेरिटरी, अ स्टेट कैन नॉट हैव अ टेरिटरी विदाउट अ बाउंड्री। कोई भी, आप जैसे भारत है, भारत एक राज्य है, लेकिन भारत राज्य के अंतर्गत जो जो प्रदेश हैं उस प्रदेश की कुछ सीमाएं भी हैं, जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं भारत देश की सीमाएं क्या हैं। तो जो भारत देश की सीमाएं हैं उससे तात्पर्य है कि भारत के जो भूप्रदेश है, जो टेरिटरी है, उसकी क्या सीमाएं हैं। जैसे हम नॉर्थ में कहते हैं हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज, दे आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं या स्थित हैं, दे आर कॉल्ड एज द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो इसलिए कोई भी टेरिटरी होगी, कोई भी राज्य का भू क्षेत्र होगा, तो उसमें सीमा का, उसमें बाउंड्री का कंसेप्ट जरूर आएगा। एंड बाउंड्री इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंटरनेशनल लॉ, है ना। तो जब हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, ये बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, सीमाओं के बारे में बात करते हैं, तो दो प्रकार की बाउंड्रीज यहाँ पर कही जा सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। नंबर वन आर द नेचुरल बाउंड्रीज एंड द नंबर टू आर द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। अर्थात एक तो प्राकृतिक सीमाएं हैं और दूसरा कृत्रिम सीमाएं हैं। प्राकृतिक सीमाएं और कृत्रिम सीमाएं, दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। तो जब हम भूप्रदेश कहेंगे तो भूप्रदेश में भी दो प्रकार की सीमाएं होंगी, अर्थात कोई भी प्रदेश होगा वो सीमा रहित नहीं हो सकता है। तो जब सीमा है, बाउंड्री है, तो दो प्रकार की बाउंड्री है, एक तो नेचुरल बाउंड्री होती है और दूसरा आर्टिफिशियल बाउंड्री होती है। अच्छा, अब जब हम नेचुरल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो अभी जैसे हमने कहा कि द ग्रेट हिमालयास, दे आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं ये भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करती हैं।
जैसे चीन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम लोग कहते हैं, तो चाइना की बाउंड्री है। उसी तरह से भारत की जो प्राकृतिक बाउंड्री है, जो नेचुरल बाउंड्री, जैसे हमने कहा दो प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं, नेचुरल बाउंड्री और आर्टिफिशियल बाउंड्री। जब हम नेचुरल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक सीमा के बारे में बात करते हैं, तो ये हिमालय हमारे देश के लिए एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सीमाओं में जल भी आ जाएगा, जल यानी नदियां आ जाएंगी। रिवर्स दे आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेंजेस दे आर अगेन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, चाहे वो भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो। देन वी से दैट द सीज आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल बाउंड्री। सीज अर्थात समुद्र, जो समुद्र तट होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, और कोस्टल एरिया से जो लगा हुआ जो समुद्र होता है, जिसे हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसे हम प्रादेशिक समुद्र कहते हैं, दे आर अगेन द नेचुरल बाउंड्री फॉर अ स्टेट। वो राज्य के लिए एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करते हैं। तो अर्थात तो सीमा, जैसे हमने कहा, बाउंड्री जो प्राकृतिक रूप से होगी, जो बनी होती, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे समुद्र हैं, जैसे नदियां हैं, और साथ ही साथ जैसे डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स है ना, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डेजर्ट्स है भारत में, राजस्थान में बहुत बड़ा डेजर्ट है ना। तो जो जहाँ जहाँ डेजर्ट है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं भारत के, उसे हम कहते हैं वहाँ पर रेगिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। सो देयरफॉर द डेजर्ट्स दे आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल बाउंड्री फॉर अ स्टेट। तो ये हो गया प्राकृतिक सीमाएं हो गई। तो प्राकृतिक सीमाएं कई प्रकार की हो गई, जैसा अभी हमने आपको बताया, है ना। इसके बाद दूसरा आता है आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम सीमाएं। कृत्रिम सीमा वो होती है जिसको जानबूझकर कोई राज्य बनाता है। आर्टिफिशियल बाउंड्रीज आर दोज बाउंड्रीज विच आर डेलिबरेटली क्रिएटेड और मैन्युफैक्चर्ड और बिल्ट बाय अ स्टेट और बाय अ कंट्री, एंड दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हर दुनिया का हर देश लगभग किसी न किसी रूप में अपनी कोई कृत्रिम सीमा अवश्य बनाता है, यदि उसका क्षेत्र दूसरे राज्य से लगा हुआ है। अगर नेचुरल रूप से बाउंड्री नहीं है, अगर प्राकृतिक रूप से सीमाएं नहीं है, तो फिर उसके लिए वो बाउंड्री बनाता है ना। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में आप जानते हैं फेंसिंग जो है फेंसिंग ऑफ वायर्स है ना, अर्थात जो कटीले तारों की बाड़ लगाई गई है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री है, वहाँ पर भी कटीले तारों की बाड़ लगाई गई है, बहुत लंबी ये बाड़ है। आपने सुना होगा, अगर आप अमृतसर गए हैं तो वहाँ वाघा बॉर्डर है, देयर इज अ वाघा बॉर्डर। वाघा और अटारी तो जो पाकिस्तान के साइड का होगा, भारत की तरफ से जो है वो वाघा बॉर्डर है। तो अर्थात ये जो वाघा बॉर्डर है, अगेन दैट इज एन आर्टिफिशियल बॉर्डर। बहुत सारे इस तरह से आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर जो मुजफ्फराबाद से जो लगा हुआ है, जो इंडियन का पार्ट ऑफ कश्मीर है, वो भी मुजफ्फराबाद, वहाँ पर एक ज़िला है, तो मुजफ्फराबाद से लगा हुआ जो पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पर भी एक बाउंड्री है, बट अगेन दैट इज़ एन आर्टिफिशियल बाउंड्री। वहाँ पर दीवार लगा दी गई है, वहाँ पर गेट लगा दिए गए हैं, वहाँ पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल बाउंड्री। सिमिलरली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल देयर इज आर्टिफिशियल बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर चेक पोस्ट। अर्थात बॉर्डर अर्थात जो सीमांत जो चेक पोस्ट होते हैं, जो जहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये भी बॉर्डर जो सिक्योरिटी चेक्स हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, वो भी दे आर ऑल्सो आर्टिफिशियल बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। तो बाउंड्री का मतलब ये आप लोग ना समझिएगा कि एक दीवार होगी, है ना। बाउंड्री डज नॉट मीन दैट देयर विल बी अ वॉल लाइक अ थिंग।
है ना। बाउंड्री के समान कोई चीज़ होगी दीवार की तरह, ऐसा नहीं है। बाउंड्री ओनली मीन्स इट कुड बी इन एनी फॉर्म दैट इज अ काइंड ऑफ बैरियर बिटवीन द टू स्टेट। तो एक सीमा, एक किसी देश का जो भू क्षेत्र होगा, उसी भू क्षेत्र पर किसी न किसी प्रकार की सीमा होती है, चाहे वो प्राकृतिक सीमा हो, चाहे वो कृत्रिम सीमा हो। अगर वो सीमा किसी दूसरे राज्य से मिल रही है, तो हमने जैसे बताया भारत और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री भी है और आर्टिफिशियल बाउंड्री भी है। आप जानते हैं बहुत टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज आते हैं, है ना। जो पूरा अगर आप देख लिया, आए दिन जो फायरिंग होती रहती है, और कई बार हम सुनने को मिलता है कि ये जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो पहाड़ वहाड़ झील और जो वहाँ के जो टेरेन्स हैं उसको क्रॉस करते हुए वो भारतीय क्षेत्र में घुस आए, क्योंकि वहाँ पर कोई नेचुरल बाउंड्री है, वहाँ पर आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे विदेशी आतंकवादी हमारे देश में, हमारे सीमांत प्रदेश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश भी क्यों ना हो, है ना, तो अर्थात इन रास्तों से घुसकर चले आते हैं। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट जो है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर जो राज्य, खास तौर से अरुणाचल जो है, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से भी बर्मा के जंगलों से होते हुए बहुत सारे आतंकवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर कोई औपचारिक बाउंड्री नहीं होती है, जहाँ पर कोई फॉर्मल बाउंड्री नहीं होती है, आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं होती है, वहाँ पर देयर इज अ ग्रेटर फियर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम भू प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है, दो प्रकार से तात्पर्य बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाउंड्री दो प्रकार की हो सकती है, एक तो नेचुरल बाउंड्री और दूसरा आर्टिफिशियल बाउंड्री। तो जब एक तो बात ये हो गई, अब जब हम आगे बढ़ते हैं कि अच्छा अब ये देखते हैं कि और भी राज्य के क्षेत्र में हम और क्या क्या देखेंगे, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट विल बी कंसिडर्ड इन अ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। तो अब जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ अ स्टेट में जो चीज़ आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं द रियल पार्ट्स ऑफ अ स्टेट टेरिटरी, अर्थात किसी भू प्रदेश, किसी राज्य का जो वास्तविक भाग होता है, द रियल पार्ट्स ऑफ अ टेरिटरी, है ना, द रियल पार्ट्स ऑफ अ स्टेट टेरिटरी, अर्थात राज्य के अंदर कुछ वास्तविक भाग होते हैं, उसके भू प्रदेश के कुछ वास्तविक भाग होते हैं। वास्तविक भाग में हम क्या कहते हैं, द रियल पार्ट्स ऑफ स्टेट टेरिटरी, जो उसका भूमि प्रदेश है और साथ साथ जो उसका जलीय क्षेत्र है, जल। तो दो प्रकार के रियल पार्ट होते हैं किसी स्टेट टेरिटरी का, है ना। किसी भी देश का जो राज्य का क्षेत्र होगा, भू प्रदेश होगा, उसमें उसके दो वास्तविक जो अंग होंगे, एक तो भूमि होगी और दूसरा जल होगा, लैंड एंड टेरिटरी, जो लैंड एंड वाटर। लैंड तो आप जानते हैं कि लैंड एक राज्य का दूसरे राज्य से जहाँ मिल जाती है वहाँ पर बाउंड्री बन जाती है, अर्थात वहाँ तक उस देश का भू प्रदेश माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसका जलीय क्षेत्र क्या है ना, अर्थात जो उसका जो लैंड और वाटर, जो हमने कहा दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये क्या चीज़ होता है ना। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार, जब हम जल के बारे में बात करते हैं, अर्थात जल भी एक सीमा के समान होता है। तो कौन से जल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय जल होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय जल होता है ना। तो जब राष्ट्रीय जल हम कहते हैं तो राष्ट्रीय जल का मतलब होता है कि अर्थात वो जल का भाग, when we say it is a national water, then we generally mean that part of water that lies within a nation, that lies within a state। अर्थात अगर भारत का राष्ट्रीय जल अगर हम कहेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय जल है, जो हम कहेंगे दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इट इज अ रियल पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो राष्ट्रीय जल होगा, अर्थात जैसे हमने कहा नेशनल वाटर, और नेशनल वाटर क्या होगा, नेशनल वाटर जो भारत का जो नदियां हैं, नदियों में जो जल भरा है और जहाँ से नदी होकर गुजरती है, वो सब अर्थात दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट टेरिटरी, वो भारत राज्य के भू प्रदेश का एक हिस्सा है। तो राष्ट्रीय जल यानी राष्ट्रीय नदियाँ, दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ तो वो होती है जो दो राज्यों के या दो से अधिक राज्यों के अंतर्गत जिनको शेयर किया जाता है। लेकिन जब हम इसको तो अभी हम बाद में और डिस्कस करते हैं, लेकिन एक तो हमने कहा राष्ट्रीय जल,
और दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं प्रादेशिक जल। वन इज द नेशनल वाटर, द अदर इज द टेरिटोरियल वाटर। नाउ व्हाट इज अ टेरिटोरियल वाटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक जल। तो प्रादेशिक जल ये वो जल होता है जो दो राष्ट्रों की सीमाओं से लगा होता है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। अर्थात भारत की जहां पर टेरिटरी, जैसे हमने कहा जो वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न टेरिटरी में आप जानते हैं क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में जैसे मुंबई है, तो मुंबई का जो सी कोस्ट है वो क्या है, वो टेरिटोरियल वाटर होगा। अर्थात भारत के समुद्र से लगा वो जो जल है उसे हम कहेंगे सीमांत जल है या टेरिटोरियल वाटर है। अर्थात भारत का जो समुद्र तट है उसका जो समुद्र का जो पानी है उसे हम कहेंगे वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इसलिए हम कहते हैं क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, जानते हैं आप, हजारों किलोमीटर का होता है। अब मुंबई जो तटवर्ती इलाका जो है, द कोस्टल एरिया ऑफ द कोस्टल स्टेट ऑफ मुंबई, अब उससे अगर पूरा सागर हम कह लेंगे ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक जाता है, तो क्या कह देंगे, ये सब क्या टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है? नो, दैट इज नॉट एंटायरली द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। जो टेरिटोरियल वाटर होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, अर्थात जो 12 समुद्री मील तक होता है। तो भारत का जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 नॉटिकल माइल तक, अर्थात 12 समुद्री मील तक वो एक्सटेंड होता है। उसके बाद उसका एकाधिकार नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए वो वाटर एक है, यानी 2 राज्य हैं, 2 स्टेट हैं, और 2 स्टेट के बीच में समुद्र का हिस्सा भी आ रहा है। और अगर ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर समुद्र भी है, समुद्र से 2 राज्य बटे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, पाक स्टेट, अर्थात स्टेट को क्या कहते हैं, जल डमरू, जल मध्य डमरू, हिंदी में कहते हैं जल मध्य डमरू, यानी स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट। तो इंडिया भी एक वो आप जान लें एक लैंड, एक जिसे आप कह लें कि एक भूप्रदेश है, और इसी तरह श्रीलंका भी एक भूप्रदेश है। दोनों, इन दोनों के मध्य एक छोटा सा स्ट्रेट जा रहा है, वाटर का एक छोटा पैसेज जा रहा है जिसे हम कहते हैं जल मध्य डमरू, जिससे दोनों देश सेपरेट होते हैं, श्रीलंका और भारत। तो ऐसे में भारत का जो टेरिटोरियल वाटर होगा वो भारत के 12 मील तक एक्सटेंड होगा। उसके बाद से उसका वहाँ पर क्षेत्राधिकार खत्म हो जाएगा, और फिर अगला जो राज्य होगा उसका क्षेत्राधिकार आरंभ हो सकता है, अर्थात वो 12 मील के बाद श्रीलंका का आरंभ हो सकता है। और अगर बहुत लंबा वो जल मध्य डमरू है तो बीच का क्या हो जाएगा हिस्सा, नो मैन्स लैंड हो जाएगा। that will be called as not as territorial water but as international water। वो इंटरनेशनल बॉर्डर, अर्थात 12 नॉटिकल माइल तक किसी देश के जो टेरिटोरियल सी है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। उसी तरह श्रीलंका का भी टेरिटोरियल जो वाटर होगा 12 मील तक होगा। इसलिए प्रादेशिक जल होता है और दूसरा होता है राष्ट्रीय जल। तो प्रादेशिक जल पर भी किसी देश का अधिकार होता है और राष्ट्रीय जल पर तो अधिकार होगा ही, है ना। तो इसलिए जब हम कहते हैं द रियल पार्ट्स ऑफ द स्टेट टेरिटरी, तो रियल पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी में आ जाता है किसी देश की भूमि और साथ साथ किसी देश का जलीय भाग। और जलीय भाग, जो जल का भाग होता है, वो राष्ट्रीय नदियों में होता है और साथ साथ प्रादेशिक समुद्रों में होता है, जैसा भी हमने आपको बताया। उसके बाद अगला जो इसमें आता है, और भी क्या क्या चीज़ें आएंगी पार्ट ऑफ जो स्टेट टेरिटरी में, और जो आएगा उसे हम कहेंगे टेरिटोरियल वाटर हो चुका है। इसके बाद हम कहेंगे टेरिटोरियल सबसॉइल। टेरिटोरियल सबसॉइल, अब ये क्या है, व्हाट इज टेरिटोरियल सबसॉइल? टेरिटोरियल सबसॉइल हम कहेंगे प्रादेशिक अवभूमि। प्रादेशिक अवभूमि हम कहेंगे, प्रादेशिक अवभूमि से तात्पर्य टेरिटोरियल सबसॉइल से मतलब है जमीन के अंदर जो भी हिस्सा है, जो भी दुनिया है कह ले अलग से, है ना। वट एवर इज द वर्ल्ड दैट लाइज, है ना, वट एवर द वर्ल्ड इज देयर बीनीथ द लैंड ऑफ अ स्टेट। एक राज्य की जमीन के अंदर का जितना भी हिस्सा होगा, जो भी उसमें स्पेस होगी अंदर, जमीन के अंदर का जो हिस्सा होगा, वो चाहे सैकड़ों फीट का हो या हजारों फीट का हो, वो सब उस देश
का वो हो जाएगा, का भूभाग माना जाएगा। वो तो राज्य का भूभाग से तात्पर्य नहीं है कि केवल सरफेस एरिया पर जो है, केवल जो धरातल पर दिख रहा है वही नहीं, धरातल के नीचे भी, इसीलिए कहा था अवभूमि, राष्ट्र की भूमि के नीचे भी जो जिसे हम कहते हैं पाताल, तो अर्थात पाताल में या जो अर्थ क्रस्ट में जो चीज़ें आती हैं, दैट विल ऑल बी ए पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी। आपने सुना होगा कि जो ड्रिलिंग होती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है ना, या माइनिंग होती है ना, ये मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का उत्खनन होता है, या पानी को निकाला जाता है, हजारों फीट गहरे से निकाला जाता है, या जो और भी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब इट इज़ डन इन द सब सॉइल। वो सब अब भूमि में अर्थात भूमि के नीचे के हिस्से में किया जाता है। तो हर देश को ये अधिकार प्राप्त है। आपने सुना होगा साउथ में जो कावेरी जो बेसिन है, गोदावरी जो बेसिन है, आप जानते हैं कावेरी एंड गोदावरी दे आर द 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऐसे तो महानदी भी है, बट कावेरी एंड गोदावरी द 2 rivers आर वेरी फेमस बिकॉज a huge deposit of oil has been recovered or has been discovered from these two, from the you can say from the subsoil of these 2 rivers। इन दोनों नदियों के नदी के जो तल के नीचे का जो हिस्सा है, उसके अंदर से बहुत बड़ा तेल का भंडार डिस्कवर किया गया। उसे हम कहते हैं कि ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया है कावेरी और गोदावरी बेसिन से। Not only that, even gases have been discovered from these basins। बेसिन्स का मतलब है इनकी घाटियों में से। नदी की भी घाटी होती है, अर्थात नदी का जो नीचे का हिस्सा जो होता है, जहाँ पर जिसे हम कहते हैं उसका तलहटी जो होता है ना, उसके अंदर का जो भूभाग होता है, उसके अंदर का जो भाग होता है, वहाँ से तेल मिला है, खनिज पदार्थ बहुत मिले हैं, और साथ साथ गैसेस भी बहुत मिली हैं। इसीलिए टेरिटोरियल सबसॉइल है ना। इसी तरह से जैसे हमने कहा ये टेरिटोरियल सबसॉइल हो गया, उसी तरह से जैसे हमने कहा अभी इससे पहले बताया था टेरिटोरियल वाटर्स, प्रादेशिक समुद्र। अब प्रादेशिक समुद्र में भी जैसे हमने कहा 12 नॉटिकल माइल तक किसी देश का हिस्सा होता है। अब प्रादेशिक जो समुद्र होता है, उस 12 मील की दूरी के अंदर किसी भी राज्य को अधिकार है वो अपना ऑयल ड्रिलिंग करे, ऑयल एक्सप्लोरेशन करे, गैस एक्सप्लोरेशन करे, या अपनी पाइपलाइंस जो होती है ना, जो अपने जो तेल की पाइपलाइंस होती हैं, या केबलिंग होती है, केबल वायर्स होते हैं है ना, उसमें टेलीफोन के केबल वायर्स होते हैं, और भी बहुत फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जिससे इंटरनेट चलाया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े केबल्स उसमें डालकर बिछाए जाते हैं एकदम पानी के अंदर, और उसको बहुत आगे तक सैकड़ों किलोमीटर तक जाता है, वो दूसरे देशों तक जाते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर्स, it is that area of a state territory in which a state has the authority, in which the state has the power to undertake any kind of work for its for its national development। तो अपने राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी राज्य को अधिकार है कि अपने वो टेरिटोरियल सबसॉइल में या टेरिटोरियल वाटर में कोई भी कार्रवाई कर सके। इसी तरह से एक कंसेप्ट और है टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर, प्रादेशिक वायुमंडल। प्रादेशिक वायुमंडल जैसे अभी हमने बताया प्रादेशिक अवभूमि, उसी तरह से है प्रादेशिक वायुमंडल, टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर? इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ टेरिटोरियल सबसॉइल। ये ठीक टेरिटोरियल सबसॉइल का विपरीत है। दैट इम्प्लाइज और दैट मीन्स दैट एवरी नेशन हैज द राइट, in its atmosphere, in its upper atmosphere, in its you can say in its atmosphere, upper atmosphere, which is immediately above its territorial land। कहने का तात्पर्य यह है जो उसका प्रादेशिक भूमि है, ये मान लिया प्रादेशिक उसकी भूमि है, ये उसकी भूमि है, तो भूमि के ऊपर जो भी उसका एयर स्पेस होगा, जो भी वायुमंडल का क्षेत्र होगा, वॉट एवर एयर स्पेस इज देयर, वॉट एवर यू कैन से टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर इज देयर, दैट विल ऑल लाई विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट स्टेट। वो उसी जो टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर है, प्रादेशिक जो वायुमंडल है, वो सब उसी राज्य के क्षेत्र में आएगा।
इसलिए उस क्षेत्र में, उस वायुमंडल में, एनी स्टेट हैज़ अ राइट, दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टेट हैज़ अ राइट टू फ्लाई इट्स एयरक्राफ्ट, टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ aviation activities, to undertake any kind of testing of, you can say, testing of weapons in its upper atmosphere, or we can say in its outer atmosphere. अपर एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर दो चीज़ें होती हैं, अर्थात एक जो अपर एटमॉस्फेयर अर्थात जो ऊपर का वायुमंडल होता है, और जो बाह्य वायुमंडल होता है। तो जो ऊपर का वायुमंडल होता है उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वहाँ वेपन्स की टेस्टिंग नहीं हो सकती है, वहाँ एटॉमिक बायोलॉजिकल वेपन्स की टेस्टिंग नहीं हो सकती है। व्हेन यू टॉक अबाउट आउटर एटमॉस्फेयर, अर्थात जब आप बाह्य वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली देन दैट इज़ एन एरिया वेयर वेपन्स आर टेस्टेड, और उस एरिया को भी किसी राज्य का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। सो दीज आर द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट टेरिटरी। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया लैंड हो गया, दूसरा हो गया वाटर हो गया, तीसरा हो गया टेरिटोरियल वाटर हो गया, चौथा हो गया टेरिटोरियल सॉइल हो गया, और पांचवा हो गया टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर। ये इतने तो भाग हैं, ये इतने भाग होते हैं कम से कम किसी भी राज्य के भूप्रदेश का। दीज आर वी कैन से द मेन पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट और इट्स टेरिटरी। किसी भी राज्य के ये इतने भाग तो अवश्य माने जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, अभी हमने बताया था, आपको कहा रिवर्स, है ना। रिवर्स दे आर ए पार्ट ऑफ अ नेशनल टेरिटरी, है ना। तो देखिए, रिवर्स दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स, जैसा अभी हमने शुरू में बताया था। वन इज द नेशनल रिवर एंड द अदर इज द इंटरनेशनल रिवर। एक तो राष्ट्रीय नदियाँ होती हैं और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ होती हैं। अच्छा, अब देखिए, जो राष्ट्रीय नदियाँ होती हैं, राष्ट्र की नदियाँ जैसे होती है राष्ट्र की नदियाँ, राष्ट्रस्य नदी इति राष्ट्रीय नदियाँ। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात वो नदियाँ जो किसी राज्य के अंदर ही बह रही हैं, जो राज्य के अंदर जिनका उद्गम होता है और राज्य में ही उसका समापन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। गंगा का उद्गम जो स्रोत है, आप जानते हैं, गोमुख है। हिमालयास में गोमुख है। गोमुख आता है केदारनाथ के ऊपर, है ना। जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ, वहाँ एक गोमुख नाम का एक बड़ा पवित्र स्थल माना गया है। इट इज़ अ वेरी सेक्रेड एंड अ होली प्लेस, है ना। सो दैट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर गैंजेस। सो द गैंजेस अराइजेस विद इन इंडिया। It arises in the higher reaches of the mountains or in the higher, you can say, the peaks of the Himalayas, है ना। वो गोमुख, that is called गोमुख। तो भारत में उसका उद्गम हुआ और भारत में ही उसका समापन हो जाता है जब वो बंगाल की खाड़ी, अर्थात जब वो कलकत्ता में बंगाल की खाड़ी जहाँ से लगी हुई है, जब वहाँ पर उसमें जाकर समाप्त हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। दैट इज़ द एंड ऑफ द रिवर गैंजेस। तो कलकत्ता में जो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी से, यानी बे ऑफ बंगाल से। इसलिए दिस इज़ द नेशनल रिवर। तो बहुत सारी ऐसे नेशनल रिवर्स हैं हमारे, बहुत सारी तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गंगा नदी है, ये है ना। बाकी और जो साउथ की जो नदियाँ हैं, जैसे हम कहते हैं महानदी जो है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ महानदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है ना। गोदावरी बहुत बड़ी, जिसे हम गोदावरी को तो हम कहते हैं कि दैट इज़ द गैंजेस ऑफ द साउथ, है ना। तो गोदावरी नदी को गैंजेस ऑफ द साउथ कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। बट ऑल द साउथ इंडियन रिवर्स दे आर बेसिकली द नेशनल रिवर्स, है ना। तो इसे हम कहते हैं ये राष्ट्रीय नदियाँ हैं। तो राष्ट्रीय नदियों पर तो किसी राज्य का पूर्ण अधिकार होता है ना, वो राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा होते हैं। नेशनल रिवर्स दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी, है ना। सो विद रिगार्ड टू द गैंजेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। अब दूसरी जो बात यहाँ पर हमने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल रिवर्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। अच्छा, अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो एक से अधिक राज्यों से बहती हैं, एक से अधिक राज्यों से निकलकर वो आगे तक बहती चली जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल रिवर्स, इंटरनेशनल रिवर।
अब भारत में ऐसी क्या कोई है ऐसी नदी? यस, इन इंडिया देयर इज अ रिवर। एक तो ब्रह्मपुत्र है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर वो है जो तिब्बत से अराइज होती है, जहाँ उसको वांगो रिवर कहते हैं, है ना। तो तिब्बत से उत्पन्न होने वाली ये ब्रह्मपुत्र जो है रिवर है, इट इज़ अ यू कैन से इंटरनेशनल रिवर। तो ये तिब्बत से अराइज होती है, क्योंकि तिब्बत तो चीन का हिस्सा बन गया, तो हम लोग कहते हैं ये चीन से निकलती है, लेकिन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इट अराइजेस इन तिब्बत। तिब्बत से निकलकर वो भारत के क्षेत्र में प्रवेश करती है, नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हुए, असम में होते हुए वो भारत में दाखिल होती है, प्रवेश करती है। तो इसलिए दैट इज़ एन इंटरनेशनल रिवर। तो इंटरनेशनल रिवर जो है एक से अधिक राज्यों से होकर निकलती है, होकर बहती है। इसके अलावा और भी देयर आर अदर इंटरनेशनल रिवर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पंचनद्य का नाम सुना होगा, पंचनद्य, 5 रिवर्स, है ना। तो जो 5 रिवर्स हैं जो पंजाब में जो बहती हैं, रवि, ब्यास, सतलज, है ना, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां हैं। रवि, ब्यास, है ना, चेनाब, है ना, झेलम, और अभी कौन से एक और बताया था, ये खैर ये 5 नदियां हैं, है ना। तो जो 5 नदियां हैं ये भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती हैं। इनमें से 2 नदियां हैं जो पाकिस्तान से होते हुए भारत आती हैं। तो अर्थात दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिवर्स। तो ये जो चिनाब है ना, जो रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, है ना, और एक और जो है, देखिए 5, जब इतना ग्रुप में आप नाम लीजिए एक आध छूट ही जाता है। तो ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां दे आर नॉट नेशनल रिवर्स, रादर दे आर इंटरनेशनल रिवर्स। सम ऑफ दीज रिवर्स they start from India and they go over to the Pakistan. In the same way, there are some rivers of these 5 which start from Pakistan and enter India. So these are the international rivers. तो ये 2 चीज़ हमें जान लेना चाहिए। और इंटरनेशनल रिवर भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टेट टेरिटरी। जैसे हमने कहा राष्ट्रीय नदियां हैं, ये तो किसी राज्य का हिस्सा है ही, पूर्ण रूप से उस राज्य का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नदियां वो नदियां होती हैं जो दूसरे राज्य से होते हुए हमारे देश में जब आएंगी तो वो हमारे देश का हिस्सा बन जाएंगी। तो जितना भाग वो हमारे देश में बहेंगी, है, द अमाउंट ऑफ द पोर्शन दैट दे विल फ्लो in our state, that will be called as the state river, or they will be termed as the part of the state territory of that country, है ना। तो ये 2 प्रकार की नदियां हैं। अब देखिए इन नदियों में को लेकर जो चीज़ें हैं, ये जब हम अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहते हैं, राष्ट्रीय नदियों को तो लेकर कोई समस्या नहीं है, वो तो हमारी अपनी नदी है, तो कोई देश जैसा चाहे वैसे उसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदियां, तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों को लेकर कुछ मान्यताएं हैं। फॉर एग्जांपल, जो वियना कांग्रेस थी 1815 की, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि दैट इंटरनेशनल रिवर्स दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं वो उस पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं होगा, पूर्ण अधिकार नहीं होगा। और यदि कोई देश कहता भी है कि ये नदी हमारे देश से उत्पन्न हुई है, अधिकांश भाग हमारे देश में बहा है और तब ये दूसरे देश में जा रहा है, देयरफॉर आई विल हैव अ ग्रेटर से इन दैट रिवर। फॉर एग्जाम्पल, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब जो रिवर है, जिसका नाम डैन्यूब रिवर है, इट इज़ एन इंटरनेशनल रिवर। इट अराइजेस फ्रॉम Germany. It takes its origin in Germany and it is 1725 kilometers in length. 1725 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है इस नदी की। और ये जर्मनी से इसका उद्गम होता है। जर्मनी में ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंस है, काफ़ी बड़ा भाग इसका जर्मनी में है। इसके बाद जर्मनी से निकलकर ये ऑस्ट्रिया में जाती है, वहाँ से फिर हंगरी में जाती है, फिर वहाँ से और 1-2 राज्यों से होते हुए अल्टीमेटली वो चेकोस्लोवाकिया में जाकर उसका अंत हो जाता है। तो इसलिए वो 3-4 राज्यों से होते हुए वो बहती है। जर्मनी ने इसमें कहा कि सिंस इट इज़ अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन जर्मनी एंड सिंस डैन्यूब covers a big distance in Germany, as compared to the distance it covers outside Germany. Therefore, Germany should have a greater say. It should have a greater control over the river, over this river.
But this claim of Germany has been rejected. It was rejected under the 1815 Vienna Congress, which said that international river is an international river. No nation can claim monopoly over that river, and international river should be open for international navigation. अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी देश उस पर जाना चाहेगा, उसमें नौकायान करना चाहेगा, उस पर जलीय परिवहन करना चाहेगा, उसको अधिकार मिलेगा, है ना। तो इन दिस केस इट विल नॉट ओनली बी जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, दैट इज दिस रिवर एज इट इज शेयर्ड बाय दीज कंट्रीज. They will not only have the right of navigation over this river, rather other countries, even if they want, they can come and ply, they can come and navigate in this river. तो ये 1815 की जो वियना कांग्रेस है ये उसमें बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं वो वास्तव में उसका अंतर्राष्ट्रीय कैरेक्टर बना रहना चाहिए, वो उस पर कोई भी एक या दो देश अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकते हैं. दूसरी बात, और इस बात की पुष्टि करी गई थी 1919 का जो पेरिस जो समझौता हुआ था, 1919 पेरिस पीस ट्रीटी. आप जानते हैं 1919 की जो पेरिस शांति संधि थी, बाय विच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड. प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो पेरिस शांति समझौते के द्वारा या पेरिस शांति संधि के द्वारा करी गई थी, जो सन 1919 में हुई थी. तो इसलिए 1919 की इस संधि में भी ये बात स्पष्ट कर दिया गया था, बिकॉज जर्मनी हैड लॉस्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देयरफॉर देयर वाज एवरी फियर दैट जर्मनी माइट ट्राई टू क्रिएट अ मिस्चीफ विद डैन्यूब रिवर. चूंकि जर्मनी हार चुका था प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए उस समय ऐसी आशंका व्यक्त करी जा रही थी कि संभवतः जर्मनी डैन्यूब नदी के ऊपर या ऐसी और भी जो अन्य जो नहरें थी जो डैन्यूब जहाँ से निकलती, फॉर एग्जांपल द कील कैनाल, है ना, जो जर्मनी से जो नदियाँ निकलती हैं और जो पड़ोसी राज्यों में बहकर जाती हैं, 2-3 राज्यों को कवर करते हुए आगे तक जाती हैं, या जो ऐसी नहरें हैं जर्मनी से निकल रहे हैं और दूसरे पड़ोसी राज्यों में जा रहे हैं, ऐसे चीज़ों पर जर्मनी जरूर किसी न किसी प्रकार की विघ्न या बाधा खड़ा कर सकता है. Therefore, this clause was specifically inserted in the 1919 Paris Peace Treaty, which acknowledged the 1815 Vienna Congress stipulation that international river should be allowed for navigation for all countries. है ना, खासतौर से जिन जिन राज्यों में वो बह के जा रही है वहाँ के जो देश हैं, वहाँ की जो नौसेनाएं हैं, वहाँ या सरकारें हैं, वो लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नदी या अर्थात डैन्यूब नदी पर अपना नौकायान कर सकते हैं या परिवहन कर सकते हैं, जिसे आप कह लें कि जलीय परिवहन कर सकते हैं, तो है ना, तो जिसे हम कहते हैं नेवल नेविगेशन कर सकते हैं. दिस वॉज स्पेशली लेट डाउन. और 1947 में भी एक और शांति संधि हुई थी. 1947 में अगेन देयर वॉज वन मोर Paris Peace Treaty in the year 1947, and by this treaty as well, this concept was once again finalized. तो आज की स्थिति में यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर तो सभी राज्यों का अधिकार होगा परिवहन को लेकर, समानता के अधिकार को लेकर, द राइट टू इक्वालिटी इन द ऑपरेशन और इन द नेविगेशन इन सो फार एज द नेविगेशन इज कंसर्न्ड, है ना. तो अर्थात समानता बराबरी के आधार पर किया जाएगा. बराबरी का आधार इसलिए कि जर्मनी वाला वो तर्क ना आए कि देखिए साहब, चूंकि 1725 किलोमीटर ये लंबी डैन्यूब रिवर है, जिसमें से 1000 किलोमीटर तो हमारे देश में ये बहती है, बाकी 2 और 3-4 राज्य वहाँ से तो वहाँ पर तो 150-200 किलोमीटर हर एक राज्य में बस बहती है, जबकि जर्मनी में तो ये 1000 किलोमीटर बह रही है. इसलिए जर्मनी शुड हैव अ ग्रेटर से ओवर डैन्यूब रिवर. सो दिस काइंड ऑफ यू कैन से ऑफ आर्गुमेंट was turned down by these, you can say, international treaties, whether that was